अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम देखने वाले हैं कि भाई इम्यून सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ल्यूकोसाइट्स के अंदर यानी वाइट ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं या फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो ल्यूकोसाइट्स, ये जो आज का लेक्चर होगा इसमें बहुत सारी चीजें तुम ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, मतलब पीछे से जाकर लेक्चर्स फॉलो करते आ रहे हो तो वहां पे काफी सारी चीजें तुम लोगों की रिपीट होंगी, काफी सारी चीजें तुम लोगों के लिए नई होंगी। तो ये मिक्सचर सा एक जो हमारे पास लेक्चर है वो होगा इंशाल्लाह। और लेक्चर का नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स, या ल्यूकोसाइट्स का एक दूसरा नाम भी होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो एज अ कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम कैसे काम करेंगे उसको थोड़ा सा देखना है ताकि हमें सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड के लिए एक बिल्डअप प्रोवाइड हो जाए। ल्यूकोसाइट्स हमें पता है कि ज्यादातर हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो ल्यूकोसाइट्स हों, एर्थ्रोसाइट्स हों या फिर प्लेटलेट्स हों, जो भी हों, थ्रोम्बोसाइट्स जिसको बोलते हैं, तो ये बनते बोन मैरो में है। बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, वो स्टेम सेल्स मुख्तलिफ ब्लड सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं, मुख्तलिफ ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। उसमें से ब्लड सेल्स एक हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, आरजीबी जिसको आरजीबी कह रहा हूँ, आरबीसीज जिसको बोलते हैं। एक थ्रोम्बोसाइट्स हैं प्लेटलेट्स में जो कि जख्म को, मतलब खून को जमाने में हेल्प आउट करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लास है ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड सेल्स की, जो कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो ये जो ल्यूकोसाइट्स है इसके बेसिकली हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं, उसमें से भी 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस लेवल पे, जो बाकी 2 है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये लेक्चर ऑलरेडी अब जब हम शुरू करेंगे तुम लोगों को लगेगा ये यार ये तो भी पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके हैं जो तुम लोगों के लिए नए हैं। तो ल्यूकोसाइट्स में बेसिकली हमारे पास 5 तरह के सेल्स होते हैं। मैं यहां पे उनको इन शॉर्ट लिखता हूं मेबनेल। क्या लिखता हूं? मेबनेल। मेबनेल से हमने याद रखना है कि कौन कौन से 5 हमारे पास वो सेल्स होंगे। तो एम फॉर मोनोसाइट्स, एम फॉर मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स के बारे में हम कंप्लीटली अलग से मैक्रोफेजेस वाले लेक्चर में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। ई फॉर इसिनोफिल्स, फिर बी फॉर बेसोफिल्स, बी फॉर बेसोफिल्स, और आगे चौथा है एन, एन फॉर न्यूट्रोफिल्स, एंड एल फॉर लिम्फोसाइट्स, एम फॉर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये 5 हमारे पास डिफरेंट सेल्स की टाइप्स हैं जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स में ही इन्वॉल्व होंगे। जो व्हाइट ब्लड सेल्स में मुख्तलिफ किस्में हैं, उनमें से क्या है? एक मोनोसाइट, ये भी एक व्हाइट ब्लड सेल है। इसिनोफिल, ये भी व्हाइट ब्लड सेल है। बेसोफिल्स, ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स, ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। और लिम्फोसाइट्स, ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। अब जब बुक में इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो 3 हैं, इसिनोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए और न्यूट्रोफिल्स हो गए। ठीक है, ये 3, इनके साथ एक वर्ड लिखा हुआ है, इन तीनों के साथ, इसिनो के साथ भी, बेसो के साथ भी और न्यूट्रो के साथ भी। और वो वर्ड क्या लिखा हुआ है? पॉली मार्फो न्यूक्लियर। क्या लिखा हुआ है? पॉलीमार्फो न्यूक्लियर। ये तीनों हमारे पास पॉलीमार्फो न्यूक्लियर एसिनोफिल्स, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर बेसोफिल्स, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। तो पॉलीमार्फो न्यूक्लियर का मतलब क्या है ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वर्ड सिर्फ चेंज आया, इसकी वजह से जहन में जो है ना एक अजीब सी बात आती है। इसको हमने पढ़ा हुआ एक और नाम के साथ, ग्रैन्युलर। किसके साथ पढ़ा हुआ है? ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स। कुछ याद आया जब हम न्यूट्रोफिल्स देख रहे थे तो हमने कहा था कि ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट जो ल्यूकोसाइट है उसकी बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। तो ग्रैन्युलर, एक इसका और नाम भी होता है ग्रैन्युलोसाइट्स। क्या होता है? ग्रैन्युलोसाइट्स, या इसको इन शॉर्ट किया जाता है पीएमएन्स, पीएमएन्स, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर सेल्स।
ठीक है, तो ये कोई भी नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसका मतलब क्या होगा, चाहे पीएमएन आए, चाहे पॉलीमार्फोन्यूक्लियर आए, चाहे ग्रैन्युलर आए, चाहे ग्रैन्युलोसाइट्स आए, इनका मतलब इन तीनों में से कोई एक होगा। पॉलीमार्फोन्यूक्लियर इसोनोफिल, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर बेसोफिल्स, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि ये हमारे पास बिल्फर्स, इसमें ब्लड सेल है और इस ब्लड सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अलावा छोटे छोटे से आपके यहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पड़े होंगे, स्मॉल ग्रेन्यूल्स पड़े होंगे। क्या पड़े होंगे? स्मॉल ग्रेन्यूल्स पड़े होंगे, ऐसे बहुत सारे। इसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे दाने जो हैं वो पड़े होते हैं, जो कि बेसिकली है क्या, बेसिकली हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे दाने हैं, ये जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स हैं, बेसिकली वो क्या है, वो एंजाइम्स हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स पैथोजन को किल करते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होंगे, वो किसी वायरस को या किसी फंजाई को, किसी भी चीज को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये उनके एंजाइम्स हैं जो कि छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में इसके साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। और इन ग्रेन्यूल्स की वजह से क्या है, इस ग्रेन्यूल्स की वजह से इसको फिर बोलते हैं ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स। ये जो तीन है, इसिनो, बेसो और न्यूट्रोफिल्स, इनको ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स या फिर पॉलीमार्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट, मतलब न्यूक्लियस की तरह के छोटे छोटे से बहुत सी शक्लों वाले क्या है, दाने इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। इसकी वजह से इसको पॉलीमार्फोन्यूक्लियर कहा जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है, वही किलिंग में काम आएंगे। ये बात हो गई। तो एक और बात, अब इसके अलावा फिर इन दोनों को क्या कहेंगे, ये दोनों मतलब हमारे पास क्या है, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, चाहे मोनोसाइट्स हो चाहे हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स हो, इसको मोनोन्यूक्लियर बोलोगे। क्या बोलोगे, मोनोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर का मतलब क्या है कि इसके अंदर इस तरह के दाने आप लोगों को नजर नहीं आएंगे, इस तरह के ग्रेन्यूल्स आपको नजर नहीं आएंगे। तो इन दोनों को मोनोन्यूक्लियर भी बोल सकते हो और इन दोनों को ए ग्रैन्युलर भी बोल सकते हो। क्या, ए ग्रैन्युलर, मतलब ग्रैन्युलर जिसमें दाने हैं और ए ग्रैन्युलर जिसमें दाने नहीं है, जिसमें वो ग्रेन्यूल्स नहीं है, जिसमें उस तरह के एंजाइम्स नहीं है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई, होप सो। वहां पे एक दो तीन लाइनों में इसी तरह लिखा हुआ है लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया गया कि पॉलीमार्फोन्यूक्लियर वगैरह क्या बला है, तो वो चीज हो गई। अब चलते हैं हम सबसे पहले मोनोसाइट्स पे। किस पे, मोनोसाइट्स पे। अब इसके अलावा भी ये देखो, ये बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स, इनका फंजाई से जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें बहुत ज्यादा काम होता है, पैरासाइट्स के साथ इनका काम बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। और न्यूट्रोफिल्स, इसको हम तसल्ली से डिस्कस कर चुके हैं लास्ट जो लेक्चर्स अभी पीछे गुजरे थे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, तो वहां पे न्यूट्रोफिल्स का अलग से लेक्चर है, उसको देख लेना, समझ आ जाएगी। इसी तरह मोनोसाइट्स को भी हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसका डिस्कस करना थोड़ा सा मकसूद है क्योंकि ये आगे जाके हमें कनेक्शन देगा लिम्फोसाइट्स के साथ। ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अगर थोड़ा सा हम मोनोसाइट्स को डिस्कस करते हैं तो देखो मोनोसाइट्स कहां बन रहे थे, या तो बोन मैरो में, इसमें बोन मैरो में, या फिर मतलब अभी हम आगे सीखेंगे बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो के बाद या फिर ये लिम्फॉइड टिश्यूज में होते हैं मोनोसाइट्स की फॉर्म में, लिम्फॉइड टिश्यूज में, जैसे थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन हो गया, हमारे पास लिम्फ नोड्स हो गए, वो लिम्फॉइड टिश्यूज हैं। तो या बोन मैरो या लिम्फॉइड टिश्यूज में होते हैं 10 से 20 घंटे के लिए। बोन मैरो उसको बना लेता है स्टेम सेल्स, फिर वो 10 से 20 घंटे वहां पे होते हैं। तो वहां से ये निकल कर टिश्यूज, बॉडी के टिश्यूज में जब आते हैं, किसमें आते हैं, बॉडी के टिश्यूज में जब आते हैं तो क्या होता है, ये छोटा सा हमारे पास एक मोनोसाइट था, जब ये वहां से निकला और बॉडी के टिश्यूज में आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, अमीबाइड फॉर्म में चला जाएगा, ऐसे एक स्ट्रक्चर सा बना लेगा। वो साइज में लार्जर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और उसको कहेंगे मैच्योर मोनोसाइट्स या फिर मैक्रोफेजेस। क्या कहेंगे इसको, मैच्योर मोनोसाइट्स या फिर मैक्रोफेजेस। तो जब बोन मैरो ने उसको बनाया, लिम्फॉइड टिश्यूज में थे या जब वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे थे, 10 से 20 घंटे इनका टोटल टाइम होता है, उसके बाद ये मर जाते हैं, तो ये मोनोसाइट्स थे। लेकिन अगर ये ब्लड को क्रॉस किया इन्होंने और ये आगे हमारे पास टिश्यूज में, बॉडी के टिश्यूज में आ गए, तो ये बड़े हो जाते हैं साइजेस में, और ये इसको फिर हम कहेंगे मैक्रोफेजेस, जो कि कई महीने और कई सालों तक फिर हमारी बॉडी में रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोफेजेस।
इन द फॉर्म ऑफ मोनोसाइट्स 10 से 20 घंटे के लिए वो रह सकते हैं, जबकि मैक्रोफेजेस के फॉर्म में जब आ जाते हैं तो वो कितने घंटे के लिए, वो मतलब कई महीने और कई साल जो है वो हमारी बॉडी में रह सकते हैं, अनलेस के हमारी बॉडी उसको फैगोसाइटोस कर दे, मतलब हमारी बॉडी खुद ही उनको मार दे, नहीं तो ये फिर वहां तक जिंदा रहते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, और ये मैक्रोफेजेस के बारे में एक और बात हमने की थी कि ये मैक्रोफेजेस डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स रिलीज करते हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा कंपाउंड जो है वो ये मैक्रोफेज रिलीज करता है। उनमें से बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास एक टाइप है जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन। अगर वायरस है तो इंटरफेरॉन का बहुत ज्यादा काम है, इसकी वजह से ये इंटरफेरॉन जो कि एक साइटोकाइन है उसको रिलीज करता है। इसके अलावा भी मैक्रोफेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास साइटोकाइन रिलीज करते हैं जिसका नाम है इंटरल्यूकन। क्या है हमारे पास? इंटरल्यूकन। ये जो इंटरल्यूकन है वो भी बेसिकली इंटरल्यूकन 1, इसका अगर सही से कहा जाए तो ये इंटरल्यूकन 1। इस इंटरल्यूकन 1 के कितने फंक्शंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। यही इंटरल्यूकन 1 जो है वो फीवर काज कराता है, मतलब ये ब्रेन के पास दौड़ के जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को एक्टिवेट कर देता है तो फीवर काज हो जाता है इससे। इसी इंटरल्यूकन 1 से जो बाकी मोनोसाइट्स हैं वो भी साइट ऑफ इंफेक्शन की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, मतलब मोनोसाइट्स की मैच्योरेशन का रेट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जहां पे इंफेक्शन होती वहीं से तो मैक्रोफेज इंटरल्यूकन 1 रिलीज करेगा। तो ये इंटरल्यूकन 1 बाकी जो मोनोसाइट्स है उनको साइट ऑफ इंफेक्शन की तरफ बुलाता है। ये दोनों तो उसके वहां पर भी हमने डिस्कस किए थे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है कि इंटरल्यूकन 1 एक्टिवेट करेगा, क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा टी सेल्स को और बी सेल्स को। ठीक है, और टी सेल्स में भी कौन से वाला? हेल्पर टी सेल्स। कौन से वाला? हेल्पर टी सेल्स। और कैसे एक्टिवेट करेगा ये भी हमें पता है कि ये जो मैक्रोफेज होता है इसके ऊपर एक खास किस्म के रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या फिर MHC। और वो भी कौन सा वाला? टाइप 2। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। MHC टाइप 2 इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये जो MHC टाइप 2 है वो, अब मैक्रोफेजेस का काम क्या है? फैगोसाइट करना, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो उसको इनगल्फ कर लेना, अपने सेल के अंदर ले जाना। सेल के अंदर वो लेकर जाते हैं और उसके बाद उस पर एंजाइम छोड़ देते हैं और इस तरीके से वो मर जाता है। ना मरे या मरे भी तो भी उसके बाद भी उसके कुछ टुकड़े और अपने कुछ प्रोटीन्स पार्ट जो हैं वो इस मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 पे शो कराना शुरू कर देते हैं ऐसे। ठीक है, जब ये शो करेंगे तब इस मैक्रोफेज को हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसको क्या? क्योंकि ये एक एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है तो इसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और ये MHC2 पे अगर ये करता है, किस पे करते हैं? MHC2 पे, तो हेल्पर टी सेल जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। और जब हेल्पर टी सेल उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है तो फिर उसके बाद शुरू होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। उसके बाद क्या शुरू होता है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फिर ये हेल्पर टी सेल्स डिसाइड करते हैं कि मैंने एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व करवानी है या मैंने सेल बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व करानी है। तो अब ये दोनों कंसेप्ट अभी हमने पढ़े नहीं, इसलिए इसको जहन में रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, टेंशन ना लो। लेकिन यहाँ पे ये मोनोसाइट्स के थोड़ा सा जो फंक्शन है वो दोबारा से रिपीट करना था कि मोनोसाइट्स जब वो बोन मैरो या लिम्फोइड टिश्यू से ब्लड में आते हैं तो वो मोनोसाइट्स होते हैं, 10 से 20 घंटे के लिए वो रह सकते हैं। उसके बाद अगर कहीं पे इन्फेक्शन है तो ये ब्लड को क्रॉस करके इन्फेक्शन की जगह पे आ जाते हैं और वो वहां जाके ये फिर प्रॉपर बड़े हो जाते हैं साइज में भी, और इसका फंक्शन भी प्रॉपर हो जाता है। इसको फिर मैक्रोफेजेस बोलते हैं। और ये मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब किसी बैक्टीरिया को, किसी हमारे पास वायरस वगैरह को ये इनगल्फ करके खा जाएगा। तो अगर उसने कोई बैक्टीरिया इनगल्फ किया, क्या इनगल्फ किया? कोई बैक्टीरिया इनगल्फ किया तो वो इंटरल्यूकन 1 को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? इंटरल्यूकन 1 को। वो इंटरल्यूकन 1 फीवर को भी इंक्रीज करेगा। वो इंटरल्यूकन 1 मोनोसाइट्स तो बाकी जो मोनोसाइट्स है उनको भी दावत देगा कि एक्टिवेट हो जाओ और यहाँ पे आ जाओ, खाना बांट रहा है। और यही इंटरल्यूकन 1 जो है वो हेल्पर टी सेल्स और बी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो मोनोसाइट्स हो गई। ये क्या हो गए? मोनोसाइट, जिसका एक किस्म का इयादा था क्योंकि इसको हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था मैक्रोफेजेस वाले लेक्चर में।
उसके बाद इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स भी हमारे पास याद रखना फैगोसाइटोसिस करते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो अपने जहन में रखो कि वो काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास होते हैं, बाज़ दफा आते रहते हैं। कौन से वाले? न्यूट्रोफिल्स। एक तो इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों पॉलीमार्फोन्यूक्लियर है या ग्रैन्युलर है, ठीक है, या ग्रैन्युलोसाइट्स है। एक ये एमसीक्यू वाले से। एक हमारे पास मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों होते हैं इनको बोलते हैं फैगोसाइट्स। क्या बोलते हैं? फैगोसाइट्स। मतलब इनका फंक्शन मैकेनिज्म कैसा है? ये इनगल्फ करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, चाहे वो मैक्रोफेज हो चाहे वो न्यूट्रोफिल हो। तो मसला ये है कि न्यूट्रोफिल जब इनगल्फिंग करते हैं तो उसके बाद ये मर जाते हैं, जिसकी वजह से पस पैदा होती है, जबकि मैक्रोफेजिस उस तरह का सीन अमूमन नहीं होता। ये भी हो गया। तो इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स को हम इग्नोर कर रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स को क्योंकि यहां पे मेंशन नहीं है बुक में, तो हम यहां पे नहीं करेंगे। लेकिन न्यूट्रोफिल्स को अगर समझना है तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को देख रहे थे, तो वहां पे न्यूट्रोफिल्स को हमने तसल्ली से डिस्कस किया हुआ है, वो जाके देख लो। ये हो गया हमारे पास। अब पीछे रह जाते हैं लिम्फोसाइट्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए। क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए। तो यहां से हम शुरू करेंगे लिम्फोसाइट्स। क्या शुरू करेंगे? लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स में बेसिकली तीन तरह के मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, ठीक है, याद रखना। एक हमारे पास होते हैं बी सेल्स, एक हमारे पास टी सेल्स, एक हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स या एनकेसीज। ठीक हो गया? कितने तरह के हैं? बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और यहां पर बुक में भी मेंशन नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले। लेकिन बी सेल्स और टी सेल्स को तसल्ली से डिस्कस करेंगे। लिम्फोसाइट्स के बारे में, लिम्फोसाइट्स में क्या थे हमारे पास? टी सेल्स थे, बी सेल्स थे और नेचुरल किलर सेल्स थे। नेचुरल किलर सेल्स थे ये लिम्फोसाइट्स। ये भी खुद कहां बनते हैं? अभी हमने डिस्कस किया, बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो के स्टेम सेल्स जो है वो हमारे पास लिम्फोसाइट्स को बनाते हैं, वो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स को बनाते हैं। लिम्फोसाइट्स भी टाइप है हमारे पास ल्यूकोसाइट्स की, तो इसको भी बोन मैरो ही बना रहा होगा। लिम्फोसाइट्स इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ज्यादातर हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स है उसमें बहुत ज्यादा ये प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोइड टिश्यूज में ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से उसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स। तो बिलफर्ज ये लिम्फोसाइट्स का एक प्रीकर्सर जो है उसने बोन मैरो में वो बन गया। बोन मैरो में ये एक सेल जो है बन गया है, जो कि प्रीकर्सर है इन दोनों का। प्रीकर्सर एक सेल है बोन मैरो में। ये जो बोन मैरो में सेल है, इसके पास ऑप्शन है कि ये दो चीजों में, दो टाइप्स में डिवाइड हो सकता है। कितने में? दो टाइप्स में। एक हमारे पास ये बी सेल्स में डिवाइड हो सकता है, किसमें? बी सेल्स में। या फिर ये टी सेल्स में डिवाइड हो सकता है, किसमें? टी सेल्स में। तो बोन मैरो के अंदर एक हमारे पास स्टेम सेल था, उस स्टेम सेल में थोड़ी डिफरेंशिएशन हुई, तो उसके पास दो ऑप्शन आए कि वो बी सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो टी सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब ये बी सेल और टी सेल्स इसको क्यों बोलते हैं वो अभी हम देखेंगे। बी सेल्स को अगर हम पहले देखें तो बी सेल्स बेसिकली बोन मैरो में ही डिफरेंशिएट होते हैं। मतलब हमारा बोन मैरो जो है, हड्डी के अंदर जो गूदा होता है, उसी बोन मैरो के अंदर ये बड़े भी होते हैं, जवान भी हो रहे होते हैं। मतलब इमेच्योर नहीं, इनकी मैच्योरेशन भी तकरीबन बोन मैरो में ही होती है, इस वजह से इसको बी सेल्स बोलते हैं। तो ये बी जो है ये फॉर बोन मैरो है, फॉर बोन मैरो। ये बोन मैरो में ही ज्यादातर डिफरेंशिएट होते हैं। और डिफरेंशिएशन के बाद ये जो बी सेल्स हैं, बिलफर्ज ये हमारे पास बी सेल्स था। क्या है हमारे पास? है बी सेल्स। ये बी सेल्स आगे फिर डिवाइड होंगे, ये आगे मजीद डिफरेंशिएट होंगे, आगे मजीद इनके फंक्शन ज्यादा खुलेंगे, इनके बच्चे पैदा होंगे जिनमें कुछ बच्चों का एक काम होगा, कुछ बच्चों का दूसरा काम होगा। तो बी सेल्स आगे से दो तरह के सेल्स में डिवाइड होंगे। एक को हम बोलेंगे मेमोरी बी सेल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे? मेमोरी बी सेल्स। या दूसरे जो होंगे हमारे पास प्लाज्मा सेल्स। क्या होंगे? प्लाज्मा सेल्स। तो बी सेल्स, अब बी सेल्स वैसे ही मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट नहीं होते अनलेस कि हम हमारे ये जो बी सेल है इसको कोई फॉरेन एंटीजन एक्टिवेट करें, फॉरेन पार्टिकल आए,
कोई बाहर से बैक्टीरिया वगैरह है, कोई वायरस वगैरह है, कोई फंजाई वगैरह है, तो उनकी वजह से अगर फॉरेन पार्टिकल आए तो उसकी वजह से बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बी सेल्स क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। ये वाला सेल एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेशन के बाद ये जो बी सेल्स हैं वो मेमोरी बी सेल्स में भी कन्वर्ट होंगे और प्लाज्मा सेल्स में भी कन्वर्ट होंगे। ठीक हो गया। तो अब मेमोरी बी सेल से पहले हम प्लाज्मा सेल्स, ये हमारे पास बिल्फर्स प्लाज्मा सेल्स आ गए। ये हमारे पास क्या आ गए? प्लाज्मा सेल्स आ गए। तो ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं इनके पास खूबी होती है कि ये बहुत सारी एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये प्लाज्मा सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, मतलब ये डिवाइड करते जाते हैं और रिलीज क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं हमारे पास एंटीबॉडीज। क्या रिलीज करते हैं? एंटीबॉडीज। अब ये स्पेसिफिक जो इम्यूनिटी है, जो हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, उसमें एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। इसका हम स्ट्रक्चर सब कुछ देखने वाले, लेकिन यहां पे पता चले कि ये जो हमारे पास प्लाज्मा सेल्स हैं ये मजीद प्रोलिफरेट होते हैं और ये बनाते हैं एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडी एक एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगी। एक स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है जो कि उसी एंटीजन को जाके किल करेगी। खुद नहीं करेगी, किसी और से करवाएगी, लेकिन करेगी ये एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा होती है कि ये 1 घंटे में हमारे जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो तकरीबन 1 मिलियन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। इतने ज्यादा ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकती हैं। और इन एंटीबॉडीज का काम होता है कि उसी वक्त जो हमारे पास पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आया हुआ है उसको खत्म करें। उसको क्या करें? खत्म करें। जब वो खत्म हो जाता है तो एंटीबॉडीज भी आहिस्ता आहिस्ता से हमारे जिस्म में खत्म हो जाती है। तो ये तो उसी वक्त जब इंफेक्शन हुआ है, कोई पैथोजन वगैरह आया है तो इसने काम किया। दूसरी तरफ अगर हम आए मेमोरी बी सेल्स, तो मेमोरी बी सेल्स क्या काम करते हैं? ये हमारे पास बिल्फर्स मेमोरी बी सेल्स हैं। तो ये मेमोरी बी सेल्स का काम क्या होता है कि यार इन फ्यूचर अगर इस तरह का कोई एंटीजन आए, इन फ्यूचर क्या हो, इस तरह का कोई एंटीजन आए तो ये उस एंटीजन को डायरेक्ट रिकॉग्नाइज करके उसी तरीके से मार दे जिस तरीके से ये एंटीबॉडीज उनको मारेंगी। मतलब जल्दी से ही ये हमारे पास मेमोरी सेल्स जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वो पिछला सारा जो टाइम लगता है ना एंटीबॉडी मीडिएटेड में या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, कम हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं इन एंटीबॉडीज को बनाने में। तो अगली बार इन फ्यूचर अगर कोई उसी तरह का पैथोजन आए तो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी उसकी मेमोरी पड़ी हो कि ये वो वाला पैथोजन है, तो उसके खिलाफ जल्दी से वो बॉडी एंटीबॉडीज बना लेती है और वो पैथोजन हमें एहसास होने से पहले ही मर जाता है। तो उसके लिए जो यूज होते हैं वो हमारे पास मेमोरी बी सेल्स हैं, जिनका काम क्या है? फ्यूचर इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है। फ्यूचर इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। तो ये तो था हमारे पास बी सेल्स कि बी सेल्स हमारे पास प्रिकर्सर बोन मैरो में कोई सेल था, स्टेम सेल था, वो उसके पास ऑप्शन था कि वो बी सेल्स बनाए या टी सेल्स बनाए। बी सेल्स अगर मतलब वो सेल्स उधर ही बोन मैरो में डिफरेंशिएट हो जाएं तो वो बी सेल्स होते हैं। और अगर उन बी सेल्स फिर ब्लड में मतलब फिर रहे होते हैं, तो अगर उनको कोई फॉरेन पार्टिकल मिलता है या इस तरह की कोई चीज मिलती है तो वो क्या होता है? वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं 2 टाइप्स ऑफ सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स आगे प्रोलिफरेट करते हैं, आगे अपनी कापियां बनाते हैं, खुद को डिवाइड करते करते बहुत सारी कापियां बना देते हैं और उनका काम होता है एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन। कितनी जल्दी? वो 1 घंटे में 1 मिलियन एंटीबॉडीज बना सकते हैं अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन। अब कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे, टेंशन नहीं लो, अभी सिर्फ टाइप्स पे फोकस करो। दूसरा मेमोरी बी सेल्स है जो कि फ्यूचर इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आते हैं टी सेल्स पे। किस पे आते हैं? टी सेल्स पे। तो टी सेल्स में बेसिकली क्या है कि ये जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं ये अगर इमैच्योर फॉर्म में बोन मैरो को इमैच्योर फॉर्म में अगर बोन मैरो को लीव करते हैं तो ये जाके हमारे यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, यहाँ पे ये सीने के पास ही जहां से ये गर्दन जो है ना खत्म होती है, यहीं पे एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? थाइमस ग्लैंड। तो ये थाइमस ग्लैंड के पास चले जाते हैं और थाइमस ग्लैंड में फिर वो वाले सेल जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। इसके लिए बायो में एक लफ्ज यूज होता है कि ये जो इमेच्योर सेल्स थे हमारे पास, जिसको
नॉन कॉम्पिटेंट सेल्स जो थे वो थाइमस ग्लैंड के पास आते हैं और थाइमस ग्लैंड के अंदर वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? इम्यूनो कॉम्पिटेंट। अब इम्यूनो कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है? इम्यूनो कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि जब ये थाइमस ग्लैंड के पास सेल्स नहीं आए थे तो यहाँ पे ये इनकॉम्पिटेंट थे, इनके पास वो एबिलिटी नहीं थी कि एक नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स शो करें। लेकिन जब वो थाइमस ग्लैंड के पास आए, यहां पर आ गए वो सेल्स, तो यहां पे ये जवान हो जाते हैं, यहां पे इनकी ट्रेनिंग हो जाती है और ये प्रॉपर इम्यूनो कॉम्पिटेंट। इम्यूनो कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होगा? इम्यूनो कॉम्पिटेंट का मतलब कि अब ये सेल्स इतने मैच्योर हो गए हैं कि एक नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट कहां पे होते हैं सेल्स? थाइमस ग्लैंड में होते हैं। और थाइमस ग्लैंड की वजह से ये जो टी से थाइमस शुरू होता है, इसकी वजह से इन सेल्स को बोलते हैं टी सेल्स। इनको क्या बोलते हैं? टी सेल्स बोलते हैं। और जब ये टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ये जो टी सेल्स हैं जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। कितने टाइप्स का? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से एक है हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक हो गया। एक है हमारे पास हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स। इसी तरह एक और है हमारे पास सप्रेसर टी सेल्स। क्या हमारे पास? सप्रेसर टी सेल्स। और एक और है हमारे पास मेमोरी टी सेल्स। क्या है हमारे पास? मेमोरी टी सेल्स। तो अगर टी सेल्स किसी तरीके से एक्टिवेट हो जाए, किसी फॉरेन पार्टिकल की वजह से एक्टिवेट हो जाए, तो वो हमारे पास 4 टाइप्स, जो अगर टी सेल डिफरेंशिएट करते हैं ना आगे, तो 4 टाइप्स ऑफ टी सेल्स बनते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या इसका एक दूसरा नाम है किलर टी सेल्स। कौन सा वाला नाम है? किलर टी सेल्स। और हमारे पास किलर टी सेल्स का काम क्या है? बेसिकली किलर टी सेल्स का काम है कि हमारे बॉडी के अंदर बिलफर्ज या तो कोई कैंसरस सेल है, कोई ऐसा सेल, कोई ट्यूमर बन गया है, कोई कैंसर सेल है और उस सेल की वजह से बाकी सेल्स को कैंसर हो रहा है, तो उस सेल को मारते हैं। या अगर हमारे किसी सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस चला गया, तो हमारे उस पूरे सेल को मार दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। किसकी वजह से? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की वजह से। और इवन ये जो हमारे बिलफर्ज हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, जिगर ट्रांसप्लांट होता है, इस तरह के जो ऑर्गन छोटे छोटे या बड़े बड़े हों, जो ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस ट्रांसप्लांटेशन में अमूमन क्या होता है कि जो हमारे टी सेल्स हैं, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, ये उन ट्रांसप्लांट्स को एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। और फॉरेन ऑब्जेक्ट, फॉरेन पार्टिकल कंसीडरेशन के बाद वो उस ट्रांसप्लांट को मारना शुरू कर देते हैं। और इसकी वजह से हमेशा ये रिस्क होता है कि जो किडनी अगर ट्रांसप्लांट हो रही है, कोई और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उसका टिश्यू रिजेक्शन ना हो जाए, वो हमारे बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर दे। तो इसकी वजह से काफी टेंशन होती हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट जो हमारे पास अद्वियात हैं वो दी जाती हैं ताकि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उसको रिजेक्ट ना कर दे, उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे। तो ये तो थे हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को हमारे पास एक और नाम दिया जाता है CD8 टी सेल्स। क्या हमारे पास है? CD8 टी सेल्स। अब CD8 टी सेल्स इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन टी सेल्स के ऊपर एक ये बिलफर्स टी सेल है और इस टी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर है CD8। CD8 एक रिसेप्टर का नाम है, ठीक है। क्या है हमारे पास? इस सेल के ऊपर CD8 रिसेप्टर होता है, इसकी वजह से इसको CD8 टी सेल्स भी बोलते हैं, या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, या फिर किलर टी सेल्स। दूसरे हैं हमारे पास हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर्स नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास हेल्प आउट करेंगे। किसको हेल्प आउट करेंगे? ये बी सेल्स को भी हेल्प आउट करेंगे और बाकी जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है उनको भी हेल्प आउट करते हैं। तो इनका काम होता है हेल्पिंग करना। जैसे इंटरल्यूकन 1 जो आएगा उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे हमारे हेल्पर टी सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगे। कौन रिकॉग्नाइज करेंगे? हेल्पर टी सेल्स। या इनका एक और हमारे पास नाम है CD4 टी सेल्स। और CD4 टी सेल्स वायरस के मैकेनिज्म की वजह से बहुत अच्छी तरीके से तुम लोगों को याद होगा कि इसका कितना बड़ा फायदा है। तो ये CD4 टी सेल्स का मतलब क्या होगा कि ये जो टी सेल्स होते हैं इनके ऊपर
एक खास किस्म का रिसेप्टर होता है जिसको CD4 रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CD4 रिसेप्टर। तो ये टी सेल है और उसके ऊपर एक खास किस्म का रिसेप्टर था जिसको हम CD4 रिसेप्टर बोलते हैं, और इसकी वजह से इस पूरे सेल को CD4 टी सेल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? CD4 टी सेल्स। अब ये मैं CD8 टी सेल्स और CD4 टी सेल्स क्यों बता रहा हूं, इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। और वो इंपॉर्टेंट वजह क्या है कि जरा अब दोबारा से रिकॉल करो ना वो मैक्रोफेजेस वाला सीन, कि ये मैक्रोफेज था और इस मैक्रोफेज ने अपने MHC2 पे, किस पे? MHC2 पे एक एंटीजन को क्या किया था? एक एंटीजन को डिस्प्ले किया हुआ था, जिसकी वजह से एंटीजन रिसेप्टिंग प्रेजेंटिंग सेल भी तो बोलते थे ना, APC। तो ये मैक्रोफेज है, इसने अपने MHC2 पे, यहां पे याद रखना, MHC2 पे एंटीजन को रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो इस MHC2 को रिकॉग्नाइज करने के लिए टी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर होना चाहिए वो होना चाहिए CD4। क्या होना चाहिए? CD4। तो ये CD4 ब्लड में घूम रहा होता है, ये टी सेल घूम रहा होता है, और जब इसको MHC2 पे कोई एंटीजन मिल जाता है तो ये उसके साथ बाइंड कर जाता है। क्या कर जाता है? बाइंड कर जाता है। और इस तरीके से ये जो टी सेल्स हैं वो इस मैक्रोफेज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये आगे फिर सेल मीडिएटेड या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेगा। तो CD4 MHC2 पे हमारे पास क्या होंगे? MHC2 पे हमारे पास उसको रिसीव करेंगे या उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। क्योंकि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है इसकी भी दो कैटेगरीज है, एक MHC2 है, एक MHC1 है। जो MHC1 है वो तकरीबन हर सेल के ऊपर होता है, जबकि MHC2 जो है वो तकरीबन इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, जैसे कि हमारे पास मैक्रोफेजेस हो गए या न्यूट्रोफेज या दूसरे लिम्फोसाइट्स, उन पे अमूमन MHC2 होता है। जबकि बॉडी का अगर कोई और सेल है तो उस पे MHC1 है। बिलफर्ज हमारे बॉडी का कोई और एपिथेलियल सेल है ये वाला, और उसके अंदर हमारे पास कोई बैक्टीरिया घुस आया, तो ये अपने MHC1 पे, यहां पे इनके पास जो रिसेप्टर होता है वो कौन सा होता है? MHC1 रिसेप्टर होता है। इस पे इस एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास MHC1 को रिकॉग्नाइज करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास CD8 रिसेप्टर्स हैं। वो क्या हमारे पास? CD8। ये चीज याद रखना, MHC2 को रिकॉग्नाइज करने के लिए CD4 रिसेप्टर्स इम्यून सिस्टम में, MHC1 को रिकॉग्नाइज करने के लिए CD8 रिसेप्टर्स। अब ये CD8 रिसेप्टर वाला जो सेल है वो आके इसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये CD8 वाले का काम क्या था? इसका तो काम था कि जिस भी सेल में बैक्टीरिया घुसा है या जिस भी सेल में मसला है मैंने उसको मारना है। तो यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आ जाते हैं या नेचुरल किलर सेल्स आ जाते हैं और इस पूरे सेल को वो मार देते हैं। तो इस तरीके से ये MHC2 और MHC1 या CD4 और CD8 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से बता रहा हूं, MHC2 को रिकॉग्नाइज करने वाला CD4 रिसेप्टर है, MHC1 को रिकॉग्नाइज करने वाला CD8 रिसेप्टर है। MHC2 तकरीबन इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं जैसे मैक्रोफेजेस हो गए या जो बाकी हमारे पास लिम्फोसाइट्स उन पे होता है, जबकि MHC हमारे बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं उन पे ज्यादातर MHC1 हमारे पास जो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद सप्रेसर टी सेल्स है। सप्रेसर टी सेल्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स शुरू किया गया है इसको खत्म कर दो। अगर B सेल्स एक्टिवेट हुए पड़े हैं या जो T सेल्स हैं वो एक्टिवेट हुए पड़े हैं तो इसको तो हमेशा एक्टिवेटेड नहीं रखना ना। जब पैथोजन खत्म हो जाए, पैथोजन मर जाए, बीमारी खत्म हो जाए, तो उसके बाद इन सेल्स को रोकना भी तो है, इनको सप्रेस भी करना है। तो इनके सप्रेशन के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो सेल्स आते हैं वो हमारे पास सप्रेसर टी सेल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? सप्रेसर टी सेल्स। और मेमोरी टी सेल्स अगेन वही बात है कि ये फ्यूचर इम्यूनिटी में हेल्प आउट करते हैं। और मेमोरी टी सेल्स ये CD8 भी हो सकते हैं, CD4 भी हो सकते हैं। सेम केस हमारे पास सप्रेसर टी सेल्स के लिए भी है। तो उनके गहराई में जाने की अभी जरूरत नहीं है। ये दो चीजें सिर्फ याद रखो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स CD8 होते हैं जबकि हेल्पर टी सेल्स CD4 टी सेल्स होते हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट के लिम्फोसाइट्स जिसमें हमारे पास मेन B सेल्स और T सेल्स थे। B सेल्स हूं चाहे T सेल्स हूं बोन मैरो में ही वो बनते हैं, लेकिन जो बोन मैरो में डिफरेंशिएट भी कर जाएं वो हमारे पास B सेल्स बन जाते हैं। और जिन सेल्स को डिफरेंशिएशन के लिए थाइमस ग्लैंड के पास जाना होता है वो फिर T सेल्स बन जाते हैं।
और एक भी फिर जब ये टी सेल्स बनते हैं तो इनकी मजीद डिफरेंशिएशन जो है वो लिम्फेटिक ऑर्गन्स में होती है। वो लिम्फ नोड्स में भी हो सकता है, वो हमारे पास थाइमस ग्लैंड में भी होते हैं, वो हमारे पास स्प्लीन में भी होते हैं, जहां जहां पर भी लिम्फ में भी होते हैं, लिम्फ वेसल्स में भी होते हैं। तो जितना भी लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें फिर आपको ये चीजें देखने को मिलती है। तो डिफरेंशिएशन के बाद टी सेल 4 तरह के हमारे पास सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है: साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सुप्रेसर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द लिम्फ ल्यूकोसाइट्स एज द कंपोनेंट्स ऑफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। क्योंकि ये जो बी सेल्स है, कौन से वाले, जो बी सेल्स है, इसकी वजह से थर्ड लाइन ऑफ जो डिफेंस है बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस है, एंटीबॉडी मीडिएटेड डिफेंस। वो बी सेल्स की वजह से होता है, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, क्या है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो हमारे पास टी सेल्स की वजह से होती है। तो टी सेल्स के टाइप्स के बारे में भी पता होना चाहिए था, और बी सेल्स के टाइप्स के बारे में और उसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए था कि बी सेल्स को बी सेल्स क्यों बोलते हैं, टी सेल्स को टी सेल्स क्यों बोलते हैं, बी सेल्स जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कब करते हैं, टी सेल्स जब डिफरेंशिएट करते हैं तो किस तरह के सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स क्या है, मेमोरी बी सेल्स क्या है, और बी सेल्स अकेले में क्या है। बी सेल्स अभी ये फॉरेन पार्टिकल इनको नहीं मिलता, जब फॉरेन पार्टिकल मिल जाए, इसकी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाए, तो फिर ये बी सेल्स नहीं रहते, ये मेमोरी बी सेल्स में और प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। और प्लाज्मा सेल्स का काम होता है एंटीबॉडी की सिक्रेशन। तो ये एमसीक्यू हो जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल सीक्रेट्स एंटीबॉडी, कोई 4 ऑप्शन दिए होंगे तो याद रखना प्लाज्मा सेल्स जो है वो हमारे पास एंटीबॉडी को सीक्रेट करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास हेल्पर टी सेल्स हैं वो क्या है, इसी तरह साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या है, इस पे ये CD4 और CD8 वाला जो रिसेप्टर वाला सीन है वो भी याद होना चाहिए कि जो CD8 है वो MHC1 को रिकॉग्नाइज करता है, जबकि जो CD4 है वो MHC2 को रिकॉग्नाइज करते हैं। और इसकी रिकॉग्निशन के बाद फिर सेल मीडिएटेड या एंटीबॉडी मीडिएटेड जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो इंशाल्लाह हमारे अगले लेक्चर के पार्ट होंगे कि व्हाट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड व्हाट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो होप सो कि आज के लेक्चर में काफी सारी बातों का पता चल गया है कि कौन सा काम कैसे होता है और किस चीज का क्या मतलब है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।